है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है, उसको परखना पड़ता है, उसी प्रकार ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी देखना पड़ता है, क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो कि एग्रीकल्चर से ज्यादा, जो एग्रीकल्चर में इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उसका सेकंड नंबर पे ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री है कि जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। ये पैसे बनाने में बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है। अगर आप रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन नागपुर आप देख रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ में है फाउंडर पिरामिड ग्रुप के संजय गोसावी सर। सो वेलकम टू द शो सर। सर, जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की और हम लोग जब इसकी बात सुनते हैं, तो पहले के समय में हमारे जो दादा होते थे, ग्रैंडपा होते थे, ये लोग बेसिकली जमीन पे ज्यादा इन्वेस्ट करते थे और बड़े बड़े लैंड रखा करते थे, और आज उसका बेनिफिट हम लोग देख रहे हैं। तो सोने से भी ज्यादा कई बार ये रिटर्न देता है। तो जब आपने अपनी जर्नी शुरू की, तो क्या आप पहले से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे? आप पहले से रियल एस्टेट में आना चाहते थे या आपकी कुछ बात और थी पहले? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया जी। ये जो पिरामिड ग्रुप की जो फाउंडर मेंबरशिप जो है, जो पिरामिड ग्रुप को हमने स्टार्ट किए हैं जी, मैं संजय गोसावी जी, मैं और मेरे मित्र प्रदीप तातावार, हम दोनों ने मिलके पिरामिड ग्रुप को स्टार्ट किए। ठीक है ना? तो ये जो पिरामिड ग्रुप बना, उसके पहले जमीन क्या होती है हमें सिर्फ इतना मालूम था कि जैसे आपको मालूम है कि ये रियल एस्टेट है। हाँ, रियल एस्टेट है, ये रियल एस्टेट का बिजनेस है। हाँ, पर रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट मतलब सिर्फ जमीन। हाँ, ये रियल एस्टेट का आज का बिजनेस है, ये एक इंडस्ट्री हो गई है। ओके, एज गुड एज इंडस्ट्री है। करेक्ट है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है, उसको परखना पड़ता है, उसी प्रकार ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी देखना पड़ता है, क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो कि एग्रीकल्चर से ज्यादा, जो एग्रीकल्चर में इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उसका सेकंड नंबर पे ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री है कि जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। अच्छा, ओके ओके। तो सर, ये आप बेसिकली स्टार्टिंग से आपके परिवार में सब लोग रियल एस्टेट में थे या पहले जॉब या कुछ इस तरीके से शुरू किया आपने करियर? नहीं सर, यदि परिवार की बात की जाए तो मेरे पिताजी गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस करते थे। ठीक है। मेरी मदर हाउसवाइफ थी। अच्छा। तो जो भी फादर की इच्छा थी कि भैया, मैं उनका एक अकेला एक लड़का था। हाँ। उनकी इच्छा ऐसी थी कि चलो बच्चे ने पढ़ना चाहिए, बराबर, पढ़ने के बाद उसने नौकरी करना चाहिए। सही है कि नहीं? हाँ। तो वो जो हिसाब से जो उनकी थिंकिंग थी, वो थिंकिंग को देखते हुए, और मुझे भी ऐसी कुछ लगा नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि मेरा जो बचपन से जो अपना सराउंडिंग होता है, जो हिसाब से अपनी बातचीत होती है, जो दोस्त लोग मिलते हैं, जो मित्र मिलते हैं, वो सभी सर्विस वाले, उनकी थिंकिंग की सर्विस वाले थी। हम कॉलेज में जाते थे, अरे यार ग्रेजुएशन हो गया, चलो कॉम्पिटिटिव का फॉर्म भरो, तैयारी करो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। तो उस प्रकार से सब हमारी थिंकिंग थी। ओके। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, या ख्वाब में भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा करके। अच्छा अच्छा। पर वो हो गया है। तो वो कैसे, किस जॉब से, फिर कब आपको ऐसा लगा कि यहाँ जाना चाहिए करके? क्या है, वैसी मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी सर्विस करते थे, है ना? तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो जिस टाइम मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो अरे ग्रेजुएशन ये एक क्या बोलते हैं, एक जरिया था कि अभी नौकरी मिलेंगी। बराबर है ना? जैसे ग्रेजुएशन हुआ, उस टाइम से हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चालू किए थे, उसका प्रिपरेशन चालू किए थे। ठीक है। तो फिर मुझे पहली नौकरी मिली। ओके। जो मैं बैंक में ज्वाइन किया, सिंडिकेट बैंक ज्वाइन किया, फिर उसके साथ साथ और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम दिया था। ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर घर में आया था, फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, और अच्छा होना चाहिए, तो फिर एमपीएससी यूपीएससी चालू था प्रिपरेशन। उसके साथ साथ फिर मुझे इंश्योरेंस का जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो एग्जाम होती है,
उसका मुझे कॉल आया, फिर वो मैंने एज ए डायरेक्ट ऑफिसर करके मैंने ज्वाइन किया। इस प्रकार से मेरी जर्नी चालू हो गई। वो जर्नी चालू होते होते फिर नौकरी करते 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 16-17 साल की नौकरी हो गई। इन द मीन टाइम मुझे कुछ ऐसी दोस्त मिले। मैं इंश्योरेंस में था, तो इंश्योरेंस में हमारा जो जॉब था, जब मैं ब्रांच मैनेजर था चंद्रपुर का, तो उस टाइम मुझे इंश्योरेंस में मैं डायरेक्ट लोगों से मुझे मिलना, बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। और हमेशा रहा है मेरा, वो स्टार्टिंग से पैशन रहा है कि मैं लोगों से बातचीत करूं और उनसे उनको ऑब्जर्व करूं, उनकी जो अच्छी चीज है उसको मैं लूं। करेक्ट है। तो जब मैं एज ए इंडिपेंडेंट इंचार्ज करके जब मैं ज्वाइन किया इंश्योरेंस कंपनी में, तो मेरे पास बिजनेसमैन भी आते थे इंश्योरेंस के लिए। फिर बहुत सारे लोग आए, मैंने देखा कि किस प्रकार से वो काम करते हैं, किस प्रकार से उनका कैरियर है, किस प्रकार से वो पैसा कमाते हैं, किस प्रकार से वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये सब चीजें मैंने देखा जी। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे साथ मेरे दोस्त प्रदीप तातावर जी जुड़े। ओके। वो भी रियल एस्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। अच्छा। वो भी वहाँ के जो राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके वो एसोसिएट प्रोफेसर थे। अच्छा। वो मेरे साथ आए, फिर हम दोनों ने हमारी नागपुर में आके हमारी जर्नी स्टार्ट की। तो हमारी जो जर्नी है वो 2005 में स्टार्ट हो गई। ओके ओके। इस प्रकार से हमने धीरे धीरे होते हुए ये काम चालू। ओके ओके। तो जॉब में रहते हुए धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हुए पैरेलली? नहीं, जॉब में रहते हुए ऐसी बात नहीं है। जॉब में रहते हुए मैंने बिजनेस सीखा। हाँ, जॉब में रहते हुए मैंने बिजनेस क्या होता है वो सीखा। मैंने कैलकुलेटिव रिस्क ली। ओके। मैं फुल टाइम बिजनेस नहीं करता। बराबर है ना। हाँ। तो बिजनेस सीखने के बाद जब मुझे लगा कि नहीं अभी किया जा सकता है, तो फिर मैंने अपना नौकरी छोड़ के फिर बिजनेस स्टार्ट किया। ओके ओके। बहुत ही करेजियस और एक अमेजिंग सी स्टोरी है सर, क्योंकि कई बार एक जॉब, और जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो बेसिकली एक होता है कि भैया पढ़ो और अच्छी जॉब पे जाओ, पढ़ो और अच्छी जॉब पे, और वहीं पे सुखी रहो। पर फिर वो अंदर से जब अपॉर्चुनिटी आती है और उसको सही तरीके से एनहांस करना, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सर, जब हम लोग बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो ये जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री भी है, और रिटर्न के तौर पे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छा देती है ये। तो अभी जो नागपुर की ग्रोथ हो रही है और नागपुर का जो आप सिनेरियो देख रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको नागपुर कहाँ दिखता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? बस सबसे बड़ी बात तो यह है कि नागपुर एक जियोग्राफिकली, ये जो प्लेस है उसको एक जियोग्राफिकल एडवांटेज है नागपुर। नागपुर है, हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ इंडिया भी हम बोल सकते हैं, जहां से कि हम हर जगह जा सकते हैं। उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर स्टेट की कनेक्टिविटी। यानी हम यदि फ्लाइट की यदि बात करें तो कहीं पे भी यदि हमें जाना है, नागपुर के कोई भी सेंटर में जाना है, कोई भी कॉर्नर में जाना है, तो हम फ्लाइट से हार्डली या 1.5 या 2 घंटे के अंदर तो हम वहां पहुंच ही जाते हैं आराम से। तो इसका जियोग्राफिकल जो एडवांटेज नागपुर को है, उसके साथ साथ अभी जो रोड नेटवर्क हो गया है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ जो मल्टी मॉडल कार्गो हब जो बनने वाला था, तो उसी के बेसिस पे उसको मद्देनजर रखते हुए जो उसको जो नेचुरल एडवांटेज नागपुर को मिला है, और जो बड़ी बड़ी चीजें अभी नागपुर में आ रही है, नेटवर्किंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो रहा है, रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, उसके वजह से नागपुर का एक अच्छा ग्रोथ सामने नजर आ रहा है जी। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है, लैंड का कोई मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं। हाँ, लैंड ऐसी चीज है कि जिसका लिमिटेड है। वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड है, उसका दायरा लिमिटेड है, पर उसकी ग्रोथ यदि हम बात करें तो नागपुर का जो रियल एस्टेट का जो ग्रोथ है, या नागपुर का जो ग्रोथ है, जो भी ग्रोथ दिखता है, उसका एक मेजरमेंट है कि भैया नागपुर का कोई भी सिटी का जो रियल एस्टेट ग्रोथ होता है, उसके ऊपर से वो सिटी का भी ग्रोथ समझ में आ जाता है कि यार वो सिटी किस प्रकार से ग्रो कर रही है। करेक्ट है, यस। ये एक इक्वेशन है यदि हम उसको देखे जाए। जी जी जी। तो यदि हम नागपुर रियल एस्टेट की बात करें, तो नागपुर रियल एस्टेट का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अभी तक वो 100% या उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ओके। तो अभी बहुत ज्यादा उसमें पोटेंशियल है, और नागपुर का रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा है। उसका ROI भी अच्छा है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा देता है। ओके। तो अगर हम नागपुर में सर अगर कंपेयर करते हैं प्लॉट वर्सेस फ्लैट को, तो आप किस तरीके से इसे देखते हैं कि क्या सही रहेगा लोगों के लिए अगर उसे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो बस प्लॉट वर्सेस फ्लैट ये कोई चीज नहीं है, बरोबर है।
जो इन्वेस्टमेंट है हम वो क्या बोलते हैं रियल इस्टेट में कर रहे हैं। रियल इस्टेट का मतलब ये है प्लॉट प्लस फ्लैट प्लस लैंड। हाँ। हम यदि प्लॉट की बात करेंगे तो ओपन प्लॉट होता करेक्ट है, जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, और फ्लैट बोलेंगे तो उसमें फ्लैट यानी जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है पर्टिकुलर इसमें। तो मुझे ऐसी नहीं लगता है कि प्लॉट और फ्लैट ये दोनों को अपन डिफरेंशिएट करना चाहिए। ओके। जो लोगों को ऐसे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यदि हमें अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए और अभी मुझे इमीडिएट रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। बरोबर है। बराबर। और अभी इमीडिएट मेरे को रिटर्न की भी आवश्यकता नहीं है, बस मैंने इन्वेस्ट कर लिया, छोड़ दिया, आगे बढ़ते जाएगा, तो वो लोग प्लॉट में जा सकते हैं। ओके। पर जिनको ऐसे लगता है कि नहीं यार मुझे तो इमीडिएट मेरा रिटर्न चालू होना चाहिए, है ना, इमीडिएट रिटर्न इन द सेंस कि मेरे को रहने का घर है, यदि मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, इमीडिएट चाहिए, तो हम वो फ्लैट में जा सकते हैं। अच्छा। ताकि उनको इमीडिएट उनका रेंट मिल जाए, बराबर, या उनका सोर्स ऑफ इनकम चालू हो जाए। ओके। तो जिस प्रकार से जो कस्टमर की जो सोच है, यानी वो सोच को भी उन्होंने कैलकुलेटिव सोच रखना चाहिए, वो कैलकुलेशन करना चाहिए कि भाई हमें रिटर्न कहाँ आना है। बराबर, सही बात है ना। हाँ। यदि हम प्लॉट भी यदि लेना चाहते हैं तो प्लॉट भी हमें ऐसी जगह लेना चाहिए कि जहां सिटी को लग के, यानी सपोज यदि आप बहुत दूर जाके ले रहे हैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, है ना, तो यानी 0 माइल से ले रहे हैं, और यदि उसको आप 10 साल के बाद का रेट भी दे रहे हैं तो उसको कोई मतलब नहीं। करेक्ट। वो रियलिटी में, और आपको क्या है किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपका पैसा है, दैट इज योर हार्ड अर्न मनी, आपने खुद ने कमाया हुआ है, आप उसको ऐसी ही मत जाने दीजिए। जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि इट्स ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिस्क। यस। आप सभी डॉक्यूमेंट आप अच्छे से पढ़िए। मुझे भी यही बोलना है कि यदि आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको उसका स्टडी करना चाहिए कि आजू बाजू का एरिया कैसी है, उसमें आने वाले 1 साल में क्या फ्यूचर होने वाला है, 2 साल के बाद का रिटर्न क्या है, 5 साल के बाद का रिटर्न क्या है, 10 साल के बाद का रिटर्न क्या है, सच में वहां तक चीजें पहुंचने वाली है क्या, कि सच में रिटर्न मिलने वाला है। बराबर। तो दोस्तों ये सब चीजें अपने को देखना है और करना है, सही बात, तभी वो हो जाएगा। जी। सर, हम लोग देखते हैं कि जो बिल्डिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है या बिल्डिंग का जो कल्चर है वो ज्यादा पुणे मुंबई में हमें बहुत एक्सपेंसिवली देखने मिलता है, और उसके साथ साथ वहां पर जब वो कोई रीसेल करता है फ्लैटों को तो उसको वैल्यू भी मिल जाती है उस लेवल पे उसको, क्योंकि वहां जगह की कमी है। तो अगर आप वहां पर सेल भी करते हो फ्लैट तो आप डेफिनेटली ग्रोथ के साथ में आगे जाते हो। तो क्या नागपुर में भी इस तरीके के एडवांटेजेस हमें फ्लैट के सेक्शन में देखने को मिलते हैं अगर हम परचेस करते हैं फ्लैट को और आगे रीसेल करने की विचार करते हैं, तो क्या वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप देखते हो एज एन बिल्डर के तौर पे? क्या है, पुणे बॉम्बे जो मेट्रो सिटी जो टायर 1 सिटी जो है जी, वहां अभी हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट है। करेक्ट है। हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट एंड एमिनिटीज स्कीम का कंसेप्ट है। करेक्ट है। ताकि वो जगह हम यदि फ्लैट ले, यदि सोचता हूँ यदि मैं ऐसी जगह फ्लैट लेना चाहूंगा या मेरा रहना ऐसी जगह रहेगा कि जहां मेरे को सबसे बड़ी बात है मेरी सिक्योरिटी, मैं सबसे ज्यादा कंसर्न हूँ मेरे सिक्योरिटी के लिए जी। 24/7 मुझे सिक्योरिटी चाहिए जी, बरोबर है। उसके साथ साथ मुझे एमिनिटीज भी चाहिए। True. मेरे बच्चे कहाँ खेलेंगे, बराबर। आजकल खेलने को जगह नहीं है, यदि बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि क्या करेंगे, पोल्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो लोग वही सेम कल्चर, और सबसे खास बात क्या है, हस्बैंड और वाइफ दोनों सर्विस वाले हैं, दोनों सर्विस करते हैं। जब दोनों सर्विस करते हैं तो घर में बच्चा रहता है, बराबर है। तो बच्चे का भी कंसर्न उनको बहुत ज्यादा रहता है। तो वही सेम चीज अभी बॉम्बे पुणे बाकी जो टायर 1 सिटीज की वो जो कंसेप्ट है वो अभी नागपुर में भी आ गई। ओके। नागपुर में भी जो टाउनशिप्स बन रही है या बनने जा रही है, जो बना रहे हैं, जो भी बिल्डर डेवलपर बना रहे हैं, है ना, वो सभी के सभी जो टाउनशिप है, गेटेड कम्युनिटी के जो टाउनशिप है, जो फ्लैट स्कीम बना रहे हैं, उसमें ये सब चीजें अवेलेबल रहती है। और लोग स्टैंड अलोन बिल्डिंग के एवज में या उसका अल्टरनेटिव वो ग्रुप हाउसिंग स्कीम में सोचते हैं। वो थोड़ा शहर से थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर भी रहेगा तो भी वो चलेगा, पर लोग वो चीज को प्रिफर करते हैं क्योंकि उसमें प्राइमरी कंसर्न रहता है उनका बच्चे का अच्छा एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग और उनका सिक्योरिटी।
ये सब चीजें उसको मिल जाती है। ओके ओके, तो वो जो कंसेप्ट है मुंबई पुणे का, वो अब नागपुर में भी हमें देखने को मिल रहा है। और जब हम पिरामिड ग्रुप की बात करते हैं तो पिरामिड ग्रुप के भी काफी सारा आपने करीबन 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सही बात है। यस, एंड ये सारे बिल्डिंग लेवल पे ही है, सारे प्लॉट सिस्टम्स ही है बेसिकली? नहीं, हमने प्लॉट का जो पिरामिड डेवलपर करके हमने सबसे पहले फर्म स्टार्ट किए थे, पार्टनरशिप फर्म थी। पिरामिड डेवलपर में हमने 2005 से लेके तो 2009 तक हमने प्लॉट बेचे। ठीक है। कम से कम 300-400 एकड़ में हमने प्लॉट बेचे। ओके। पर 2009 के बाद हमने फिर रेसिडेंशियल स्कीम में हमने हमारा काम चालू कर दिया। अच्छा, तो उस दौरान अब तक आपने कितने फ्लैट्स आपके बिल्डअप हुए होंगे करीब करीब? तो फ्लैट्स बोले तो 2000 यदि 9, 10, 11 से बात करें और अभी तक की यदि जर्नी की बात की तो अभी तक हमने 4000 से 5000 यूनिट्स तो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो करीबन 4-5 हजार फैमिलीज तो आज आराम से पिरामिड ग्रुप के अंतर्गत रहती है। तो ये बहुत ही प्राइड फील होता होगा आपको इस बात को लेके कि लोगों को आप छत भी प्रोवाइड कर पा रहे। तो बेसिकली जब पिरामिड ग्रुप की हम बात करते हैं तो किस ऑडियंस को वो ज्यादा टारगेट करती है और क्या डिफरेंस पिरामिड ग्रुप देता है एज कम्पेयर टू अदर? बस पिरामिड ग्रुप का अभी यदि हम आज यदि बात करें तो मेरा अभी 10वां टाउनशिप चालू है पिरामिड हमारा। ठीक है। उसके पहले हमने जो टाउनशिप चालू किए पिरामिड सिटी 1 वो जरीपटका में चालू किए। वहां पे भी हमारे 8-10 टावर है ना। वो जो चालू किए तो वो जब हमारा कंसेप्ट था कि वहाँ हम अपर मिडिल क्लास लोगों को हम वहाँ रहने के लिए उनका घर बनाएंगे। पर वहाँ हमारे को सभी के सभी बिजनेसमैन भाइयों ने तो वो हमारी टाउनशिप परचेज की है। अच्छा। नाउ दे आर लिविंग देयर सेटिस्फैक्टरीली। ओके। वो रहे। उसके बाद जब हमने इधर साउथ नागपुर में जो बेसा, मनीष नगर, बेसा, बेलतोरेडी ये साइड में जब हमने हमारी स्कीम्स चालू किए तो वहाँ बेसिकली हमने जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको हमने टारगेट किए। ठीक है। और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हमने हमारी ग्रुप हाउसिंग स्कीम बनाए। ठीक है। हमारी जो भी स्कीम है वो पूरी ग्रुप हाउसिंग की और एम्यूनिटी प्रोन स्कीम है। ओके ओके, तो इसमें बेसिकली आप किस तरीके की सस्टेनेबल लिविंग या फिर किस तरीके की अम्यूनिटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं जो एक्चुअल में यूज होती है? एक्चुअल में यूज तो होती है। आप कभी भी आप हमारे पिरामिड सिटी, कोई भी पिरामिड सिटी में विजिट कर सकते हैं जो कि हमारे बेसा पिपला में या बेसा में जो भी हमारी टाउनशिप है। आप कोई भी टाउनशिप में चले जाइए, वहां तो आपको एक टोटल ग्रीनरी मिलेगी। उसके बाद स्विमिंग पूल मिलेगा, गार्डन मिलेगा, क्लब मिलेगा, जिम्स मिलेगा। यानी ये जो आदमी के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बच्चों को खेलने का जो एरिया मिलेगा अलग से, ये सब चीजें हमने हर हमारे टाउनशिप में लोगों को प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, ओके। इसमें सर रियल स्टेट के जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जब रेरा की एंट्री हुई थी तो रेरा के आने के पहले और रेरा के आने के बाद में आपको क्या फर्क देखने को मिलता है इन सब चीजों को करने में? सर, रेरा के आने के पहले और रेरा के आने के बाद हमें एज अ पिरामिड ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ा जी। क्योंकि हमारी जो जर्नी हमने जो स्टार्ट किए वो जर्नी हमने इस प्रकार से स्टार्ट किए कि भैया कोई भी चीज हम कस्टमर को जो चीज सैंक्शनड है और जो चीज लीगल है वही हम हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करें। ओके। तो रेरा भी यही बोलता है। करेक्ट है। और वो चीज तो हम रेरा के पहले से फॉलो कर रहे हैं। तो उसके वजह से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट कस्टमर को एक प्रोटेक्शन मिल गया। करेक्ट। एक लीगल प्रोटेक्शन उनको मिल गया। उनके मन में बहुत अच्छी भावना आ गई। अच्छा। क्योंकि रियल इस्टेट यानी बिल्डर को देखने का जो लोगों का नजरिया है बरोबर है, वो बदलने के लिए बहुत समय लगा, पता नहीं, पर हमारे पास वो नजरिया नहीं था। बरोबर है। हम तो हमेशा पॉजिटिव रहे। बराबर है। क्योंकि हम वो क्लास से आए नहीं। क्योंकि हम सर्विस करते थे, हमें मालूम था कि वो हार्ड एंड मनी क्या होता है। सही बात। हमने भी वो चीज को देखे 15-20 साल हमारे सर्विस के दौरान। तो वो चीज वो सीखते हुए हम आगे बढ़े और हमारा काम किए। इसी के वजह से हमने अभी तक जब 2008, 9, 10 से जब हमने काम चालू किया तब से लेके तो ये हमारी अभी 11वीं टाउनशिप चालू है। इतने कम समय में लोगों ने हमारे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास रखा। करेक्ट है। उसका रिजल्ट ये है कि हमने जो उनको बोले है ना, जो चीज हमने कमिट किए वो चीज डिलीवर किए। और उसके सबसे खास बात है कि हमने आफ्टर सेल सर्विस भी दी। अभी तक कस्टमर हमें बोलते हैं कि सर कुछ
प्रॉब्लम हो गया, आप उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। हम उसको कभी ना नहीं बोलते, हम उनको मदद ही करते। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि कई बार बिल्डर बेच के निकल जाता है। नहीं, हम तो वही है, हमारा ऑफिस भी वही है और मैं भी वही रहता हूँ। ओके ओके, सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर कि क्योंकि अधिकतर टाइम लोगों की दिक्कत ये हो जाती है कि ओके बिल्डर ने पैसे ले लिया, कंस्ट्रक्शन टाइम में डिले हो रहा है। मैंने भी पर्सनली मेरे कई रिलेटिव्स को देखा है कि पैसा दे दिया लेकिन वो जो कमिट किया डेट उससे कई साल चले गए, वो हो नहीं रहा है, ईएमआई शुरू है और चीजें हो तो नहीं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। आप तो पैसा दे देते हो सकता है बिजनेसमैन है, उसको लगता है यार पैसा आ गया, चलो और एक दूसरा प्रोजेक्ट खड़ा करो। करेक्ट, और वहां से पैसा आ गया, फिर भैया बैंक क्या बोलती है, जब बैंक भी कोई चीज देती है, लोन देती है, वो बोलती है कि जिसके लिए मैंने पैसा दिया है उसी पे यूज करो। पहले उसको कंप्लीट करके बाद में करो ना। हाँ। पर वैसे यदि नहीं करते हैं यदि कोई, तो फिर ये प्रॉब्लम होता है। करेक्ट, अदरवाइज नहीं होता है। यस 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 यस। जब हम लोग पिरामिड ग्रुप की बात करते हैं सर, तो अभी फिलहाल नागपुर में ही है या बाहर कहीं और जाने का विचार है? हमारे ऑलरेडी पुणे में भी प्रोजेक्ट चालू है। ओके, यस, पिरामिड के वाकड़ में, बानेर में प्रोजेक्ट चालू है ऑलरेडी, 2-3 प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए हैं। ओके, एनी अदर सिटी जहां प्लान कर रहे हैं? नहीं सर, बस जहां फ्लाइट जाती है। बरोबर है, नागपुर ही इतना बड़ा मार्केट है तो नागपुर में काम करेंगे, पुणे में काम करेंगे, और जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी आती है वैसी वैसी उसको इनकैश करते जाएंगे। ओके ओके, ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि दोस्तों अगर आप कभी भी पुणे एटलीस्ट सोच रहे हैं या नागपुर सोच रहे हैं तो पिरामिड तो डेफिनेटली है ही सर। खुद इस चीज को देखते हैं, मेजर करते हैं, कंट्रोल करते हैं सर। अभी एक और चीज हो रही है कि यूएस मार्केट का जो टैरिफ का जो इशू चल रहा है और उस वजह से बहुत ज्यादा 50% है, और कहते हैं कि ट्रम्प आगे 100% भी कर देंगे, और बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहा है स्टॉक मार्केट और ये सब चीज। तो इन सब चीजों का रियल स्टेट में और आपके बिजनेस पे भी इसका असर आप देखते हैं बेसिकली? बस क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। बट ये जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, बरोबर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। ट्रू है ना। ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ बढ़ा दिए उसके वजह से हमारा रुपये थोड़ा गिरा हुआ है ना। उसके रियल एस्टेट पे दोनों फायदे हैं। अब दोनों फायदे कैसी है जी, कि जो दोनों फायदे इसलिए है क्योंकि हमारे जो एनआरआई भाई जो रहते हैं, बरोबर है ना, मैंने रुपए का डिवैल्यूएशन होने की वजह से यहाँ यदि इंडिया में यदि वो रियल एस्टेट मार्केट में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो सस्ते में उनको रियल एस्टेट मार्केट में अच्छी चीज मिल जाती है। तो ये एक चीज हमारे लिए ये भी अच्छी है। और दूसरी बात जो है कि टैरिफ हाइक का हमारे रियल एस्टेट पे क्या फर्क पड़ा। ओवरऑल इन इंडिया यदि जो भी लग्जरियस जो टाउनशिप्स है जिसमें चीजें लग्जरी वाली रहती है, जो इंपोर्ट करके मंगाना पड़ता है, तो उसमें 2-3% हाइक का फर्क पड़ेगा, जो कि टायर 1 सिटी में होता है, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली वगैरह। बट टायर 2 सिटी में, नागपुर में वगैरह, क्योंकि यहाँ का लेबर यहीं का है, मटेरियल भी यही का लगने वाला है, तो वो टैरिफ का हमारे इसमें कोई उतना असर नहीं पड़ता। बराबर। सर जब आप इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए तो कोई ऐसा एक इंसिडेंट याद आता है जिसमें आपको लगता है वो फनी भी था और उसको डील करना और उसको उसने आपको सिखाया हो, या आपको लगा हो यार ये क्या हो गया मेरे साथ? ऐसा मुझे कस्टमर ने हमेशा सिखाया है। मेरा हमेशा रहा, मैं कस्टमर से इंटरेक्शन करता ही हूँ। ओके, हर कस्टमर से नहीं करता हूँ, पर जो भी चाहते कि नहीं यार चलो ओनर से मिलाओ, हमें मिलना है, तो मैं उनसे मिलता हूँ। ओके। और मैं हमेशा, मेरे मन में एक बात होती है कि मेरे से होशियार मेरा कस्टमर है। बराबर है। और कस्टमर वो हमेशा होशियार ही होता है। वो कुछ भी रहे, उसको रियल एस्टेट का नॉलेज हो, प्रोडक्ट का नॉलेज हो, नहीं हो, या कोई भी इन्फ्लुएंस से आया हो, बट वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखा के ही गया है जी मुझे, और मैं उससे हमेशा सीखता हूँ। ओके, हर कस्टमर मुझे सिखा के जाता। जी जी जी, ओके, तो बहुत बढ़िया। और कभी ऐसा लगा है कि यार ये गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, देखिए लाइफ एक ही बार मिलती है जी, बरोबर है, और मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा। ओके, पैसे ने मुझे फॉलो करना चाहिए, मेरा हमेशा बोलना रहा। बहुत सुंदर। और पैसे को यदि आपको लगता है मनी शुड फॉलो यू, यदि आपको लगता है कि उसने आपको फॉलो करना चाहिए, तो ये इक्वेशन को यदि मैच करना है तो आपको मेहनत भी बहुत करना है। ओके, क्योंकि आप हर सेक्टर में मास्टर नहीं हो सकते हैं। ट्रू है सर।
आपको यदि आगे बढ़ना है तो एक ही सेक्टर में मास्टर होना पड़ेगा। यदि हम प्लेयर की भी बात करेंगे, क्रिकेटर है तो वो क्रिकेट में ही मास्टर है, हाँ, तभी उसके पास उसमें भी वो बॉलिंग में मास्टर है, इधर तो बैटिंग उसमें में वो इसमें एकदम स्पेसिफिक मतलब है कि वो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए बिजनेस में। तो बिजनेस में या कोई भी चीज में स्पेशलाइजेशन लाने के लिए अपने को बहुत कड़ी मेहनत से, डिसिप्लिन वे से ही गुजरना पड़ता है। ये जो बिजनेस है, ये रियल एस्टेट का बिजनेस लोगों को लगता है उतना इजी नहीं है जी। कई लोग आए और कई लोग गए ये सबको मालूम है जी जी। बड़े बड़े ब्रांड नागपुर में थे, बड़े बड़े प्लॉट वाले थे, बड़े बड़े बिल्डर थे, आज उनकी क्या दशा है। करेक्ट है सर, कहाँ नाम दिखता है। सही बात है, क्योंकि वो क्या है, उनको लगा कि ये बिजनेस बहुत ईजी है यार, वो तो मैं कर लूंगा, पर ऐसे नहीं है जी। ये दिस इज द इंडस्ट्री। मैंने पहले ही आपको बोला है, दिस इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को चलाना मामूली बात नहीं है। आपको 24/7 विजिलेंट रहना पड़ता है। सही है। और आपका टोटल फोकस आपके काम पे होना है, क्योंकि आपको मेहनत करना है, तभी वो होता है। और वो चीज हमने किए, मैंने किए, इसलिए मैं हूँ, और इसीलिए मुझे ये बिजनेस सच में अच्छा लगा। बराबर सर। अब नागपुर की जब हम बात करते हैं तो कौन से ऐसे स्पेसिफिक एरियाज है जहां आप देख सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं ऑडियंस को कि ये अच्छा ग्रो हो रहे हैं, इस तरफ आप अपना इन्वेस्ट करिए, या इस तरफ आपने सोचना चाहिए कि। और सबसे फास्टेस्ट एरिया, यदि हम नागपुर के जियोग्राफी की बात करें कि नागपुर सिटी और एंड सराउंडिंग एरिया की हम यदि बात करें, तो आप देखिए, आप अमरावती रोड पे जाएंगे तो वहां तो टोटल थोड़ा फॉरेस्ट का एरिया है। ट्रू है ना। हम कामठी रोड पे जाएंगे तो उधर का एरिया भी थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट एरिया थोड़ा ज्यादा है। बराबर। कोराड़ी की तरफ जाएंगे तो उधर पावर स्टेशन वगैरह का एरिया है। बट जब एयरपोर्ट की तरफ हम जाएंगे, नागपुर का वर्धा रोड की बात करते हैं या साउथ नागपुर की बात करते हैं, तो वो एरिया सबसे ज्यादा पिछले 5-6 साल में, यदि आप पूरे नागपुर की इन टोटलिटी ग्रोथ की बात करेंगे, तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया जो है वो है बेसा, बेलतोरडी, मनीष नगर। और सबसे ज्यादा जो टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग का स्कीम की जो बात है, वो सबसे ज्यादा आई है बेसा पिपला रोड। सही है सर, एकदम सही बात है, एकदम। तो आपको, और वो लगती है सिटी को, लगती है उसकी कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट हार्डली 5-10 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। सही बात है। तो यहाँ ये जो एरिया है, ये आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी पोटेंशियल है। आपको रिटर्न भी अच्छे मिल सकते हैं। बराबर सर। इसमें जो हमारे इंटरनेशनल बंधुज है या जो हमारे व्यूअर्स है जो इंटरनेशनली चीजों को देखते हैं, तो अगर उन्हें प्लस जो नागपुर के या हमारे आसपास के विदर्भ के लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर वो पिरामिड ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो बेसिकली कैसे हो सकते हैं सर? बरोबर है। हमारे जो एनआरआई भाई है जो कि नागपुर में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के जरिए से भी आप वो हमें हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। या तो हमारी एड 360 डिग्री इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे है, मेटा पे, हर जगह चलती है, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल के हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। या तो आपके जो रिलेटिव्स जो नागपुर में रहते हैं, जो विदर्भ में रहते हैं, उनको हमारे साइट पे भेज के भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरी चीजें वर्चुअल भी हम आपको दिखा सकते हैं। यानी जो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी चीजें है, उसको यूज करके हम आप तक कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली दोस्तों, नंबर और वेबसाइट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में तो 100% मिल जाएगी, साथ ही यहाँ पर नंबर भी आ रहा होगा, तो आप उनसे फोन करके उनके जो भी सेल्स पर्सन है उनसे डिस्कस कर पाएंगे। सर, इस बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में, आपने जैसे कहा काफी लोग आए और काफी लोग गए, तो ऐसा कौन सा ऐसा एक मोटिवेशन आपके अंदर, इंस्पिरेशन है कि यार नहीं, मुझे लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, या क्या ऐसा आपको ड्राइव करता है जो आप इस एज में भी काफी एक्टिव है? सर, मेरा लाइफ ही बड़ा डिसिप्लिन वे में रहा है। अच्छा। मैं हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ और मैं डिसिप्लिन वे में मैं जीता हूँ। और मेरा ये नेचर है कि मैं यदि कोई चीज लूं जी, या यदि मैं आपसे कुछ व्यवहार करूं, तो उसका इमीडिएट मैं रेसिप्रोकेट भी करूं। मैं आपको वो चीज जो मैंने कमिट किया है वो चीज मैं फुलफिल करूं। फैंटास्टिक। ये चीज मुझे हमेशा, मैंने एक इनबिल्ट कैरेक्टर होता है आदमी का, जो वो कैरेक्टर मेरा है। अच्छा अच्छा, है ना। और दूसरी बात ये है कि मैं खुद ही मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। बराबर। मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है। और मैं पैसे की वैल्यू जानता हूँ, आदमी की वैल्यू जानता हूँ। उसके वजह से ये सब चीजें, जिसके वजह से कि मैं आगे बढ़ा हूँ और पिरामिड ग्रुप इतना बड़ा है, और दूसरा कुछ नहीं है। जी जी, वेरी सिंपल। बहुत ही अच्छा एक इंस्पिरेशन है। पहले तो डिसिप्लिन है लाइफ में,
दूसरी चीज हेल्थ। तो ये दो सबसे बड़ी वेल्थ है बेसिकली, आप बोल सकते हैं हेल्थ इज अ वेल्थ। और आप हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि बहुत ही एक्टिव है सर, एंड बहुत एनर्जी फील होती है, बहुत अच्छा ऑरा है सर का। तो सर ये रियल स्टेट का अगर जैसे आपने बताया कि कांटेक्ट तो हम पिरामिड ग्रुप के तौर पे कर सकते हैं, फ्लैट स्कीम्स अगर आप लेना चाहे तो डेफिनेटली पिरामिड ग्रुप को कंसिडर कर सकते हैं।